गुड मॉर्निंग बच्चे। उन्नयन बांका में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार आज आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस क्लास 12वीं का क्लास लूँगा। क्लास 12वीं के पॉलिटिकल साइंस में हम दो पुस्तक पढ़ते हैं। पहला भाग है समकालीन विश्व राजनीति, दूसरा भाग है स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। समकालीन विश्व राजनीति में हमारा 7 अध्याय है। पहला अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत, दूसरा है सत्ता के समकालीन केंद्र, तीसरा है समकालीन दक्षिण एशिया, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, पांचवा समकालीन विश्व में सुरक्षा, छठा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, सातवां वैश्वीकरण। इसमें हम आज चर्चा करेंगे दो ध्रुवीयता के अंत के विषय में। चैप्टर जो हमारा दो ध्रुवीयता का अंत है उसके अंदर हम मुख्य बिंदु दो ध्रुवीयता की स्थिति, दो ध्रुवीयता के विघटन का आशय, दो ध्रुवीयता के विघटन के कारण, पूर्व साम्यवादी देश से भारत का रिश्ता, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल की रचना और दूसरी दुनिया के विघटन के क्या परिणाम हुए इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो दो ध्रुवीयता का अंत जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, इसके पूर्व में हमें इस विश्व की राजनीति में कौन सी घटना घटी है इसके विषय में हमें जानना बहुत जरूरी है। यदि इसके विषय में हम नहीं जानेंगे तो ये चैप्टर हमारा कभी भी क्लियर नहीं होगा। इसके पूर्व में विश्व की राजनीति में 2 बार विश्व युद्ध लड़ा जा चुका है जिसके विषय में थोड़ी बहुत चर्चा करना जरूरी है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हम देख रहे हैं 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। प्रथम विश्व युद्ध का हमारा परिणाम क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने वाले प्रथम देश रूस थे। प्रथम विश्व युद्ध से अलग होने वाला हमारा प्रथम देश कौन सा था? रूस था। 1917 ईस्वी में रूस में लेनिन के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना की गई जो मार्क्सवाद के विचारधारा से प्रेरित थे। किसके विचारधारा से? मार्क्सवाद के विचारधारा से प्रेरित थे। 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी क्रांति के फलस्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया जिसे हम शॉर्ट में यूएसएसआर कहते हैं। दूसरा एक और घटना क्या घटा था प्रथम विश्व युद्ध के बाद? प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के राजनीति में ब्रिटेन महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरे थे। एकमात्र देश प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन था जो महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरा हुआ था। वही दूसरे विश्व युद्ध की यदि बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध का समय था 1939 से 1945 तक। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व के राजनीति में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरे। अब यहां से प्रथम विश्व युद्ध से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की थोड़ी सी घटना चर्चा करते हैं। जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको बता चुके 1917 में रूस ने लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना की गई। 1917 से लेकर यदि आप समय देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध का तो 1939 कितने दिन का समय होता है? लगभग 22 वर्ष का समय होता है। इस 22 वर्ष में रूस में लेनिन के नेतृत्व में जो समाजवादी राज्य की स्थापना की गई थी वो समाजवादी राज्य इतना ज्यादा अपने आप को डेवलप कर लिया था, विकास कर लिया था क्या वो अमेरिका के साथ में दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्तिशाली देश के रूप में उभरे। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट और जानना जरूरी है कि दूसरी दुनिया का देश किसे कहते हैं? जब रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना हुई तो पूर्वी यूरोप के देश समाजवादी खेमे में शामिल हुए, तो यूरोप के उदारवादी देशों द्वारा उन्हें दूसरी दुनिया का देश कहा गया। जब रूस में लेनिन के द्वारा समाजवादी राज्य की स्थापना की गई और अन्य देशों ने यह देखा कि यहाँ पे समाजवादी राज्य की स्थापना करने के पश्चात ये देश धीरे धीरे विकास कर लिए और विकसित देश की श्रेणी में आ गए, तो इसके बाद यूरोप के अन्य देश जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो भी समाजवादी खेमे में आ गए और वहां पर भी समाजवादी राज्य की स्थापना की गई। रूस के द्वारा वहां पर भी समाजवादी प्रणाली को अपनाया गया, जिसके पश्चात यूरोप के उदारवादी देश जो पश्चिमी यूरोप के देश थे उनके द्वारा उसे दूसरी दुनिया का संज्ञा दिया गया। इसके बाद इस चैप्टर को समझने के लिए हमें शीत युद्ध समझना बहुत जरूरी है। बिना शीत युद्ध को समझे हम इस चैप्टर को कभी क्लियर नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे कि आखिर शीत इसका अंत कैसे हुआ। शीत युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 से 1991 तक का समय जो विश्व के राजनीति में है वो शीत युद्ध का दौर कहलाता है। 1946 के बाद विश्व के राजनीति में एक ऐसा घटना घटा कि विश्व लगभग 2 ध्रुवों में बढ़ चुका था, 2 गुटों में बढ़ चुका था।
एक गुट का नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं, कर रहे था। संयुक्त राज्य अमेरिका की विचारधारा पूंजीवादी थी, सोवियत संघ की विचारधारा समाजवादी थी। यहाँ विचारधारा का युद्ध था। इसके बाद जब ये दो गुट बट चुके थे विश्व की राजनीति में, तो जितने भी नवोदित राष्ट्र हमारे सामने थे, जितने भी नए नए स्वतंत्र राष्ट्र थे, दोनों देश की ये इच्छा थी कि ये हमारे गुट में शामिल हो, ये हमारे गुट में शामिल हो। इसी वजह से विश्व में गुटबाजी का दौर प्रारंभ हो गया। और यह शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें अस्त्र और शस्त्र का कभी प्रयोग नहीं किया गया था। अस्त्र और शस्त्र का कभी भी प्रयोग नहीं किया गया था। यह युद्ध क्या था? तो विचारधारा का युद्ध। क्या हमारा विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा ज्यादा अच्छा है? हमारा विचारधारा समाजवादी विचारधारा ज्यादा अच्छा है? दोनों अपने विचारधारा को बढ़ावा देना चाह रहे थे। दोनों अपने गुट में नए नए देश को शामिल करना चाह रहे थे, अपने साम्राज्य को फैलाना चाह रहे थे, ताकि मेरा पलड़ा भारी हो या मेरा पलड़ा भारी हो। यही दौर 1946 से लेकर 1991 तक चला। 1946 से 1991 तक में कभी शीत युद्ध में तनाव का दौर बढ़ा, कभी शीत युद्ध में तनाव का दौर कम हुआ, जिसे हम तनाव शैथिल्य का भी दौर कहते हैं। 1985 में सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव का शासनकाल आता है, और किसी भी देश की स्थिति को समझने के लिए हमें वहां के नेतृत्व को समझना अति आवश्यक होता है। तो सोवियत संघ की यदि हम स्थिति देखें, तो वहां का नेतृत्व था 1917 से 1924 तक लेनिन का कार्यकाल था। 1924 से 1953 तक स्टोलिन का कार्यकाल था। 1953 से 1964 तक ख्रुश्चेव का कार्यकाल था। 1964 से 1982 तक ब्रेजनेव का कार्यकाल था। 1982 से 83 एंड्रोपोव का कार्यकाल था। 1983 से 1985 चर्नेनकोव का कार्यकाल था। 1985 से 1991 तक गोर्बाचोव का कार्यकाल था। शीत युद्ध के दौर में या इस चैप्टर को समझने के लिए हमें और 2-3 पॉइंट की आवश्यकता होगी। एक सोवियत प्रणाली, इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, सोवियत प्रणाली है क्या? तो 1917 की क्रांति के पश्चात समाजवादी गणराज्य में निजी संपत्ति की संख्या को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से निर्मित करने के लिए जो विशिष्ट प्रणाली अपनाई गई उसे सोवियत प्रणाली कहा गया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं था। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। अभी जस्ट हम कुछ देर पहले आपसे चर्चा किए थे कि रूस में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में समाजवादी राज्य की स्थापना की गई थी। समाजवादी एक ऐसा विचारधारा है जहां समस्त जनता के कल्याण के लिए काम किया जाता है। वहां निजी संपत्ति नहीं होती, जो भी संपत्ति होती है सरकारी संपत्ति होती है। सारी संपत्ति पे, सारे अर्थव्यवस्था पे सरकार का नियंत्रण होता है। इसी प्रणाली को सोवियत प्रणाली कहा गया। जैसा आप फिर से एक बार देख लीजिए कि 1917 की क्रांति के पश्चात समाजवादी गणराज्य में निजी संपत्ति की संख्या को कम करने के लिए या समाप्त करने के लिए, यानी निजी संपत्ति वहां पर है ही नहीं, कोई प्राइवेट व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहे हैं। समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से निर्मित करने के लिए जो विशिष्ट प्रणाली अपनाई गई वही सोवियत प्रणाली कहा जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आप लोग याद रखिएगा। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी होती है जिसमें एक ही पार्टी के कई नेता चुनाव में खड़े होते हैं। वहां पे विपक्ष के लिए कहीं कोई जगह नहीं होता है, वो सिंगल पार्टी होती है। यहाँ पे आपको बताया भी है कि अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। और रूस समाजवादी प्रणाली को अपनाते हुए, सोवियत प्रणाली को अपनाते हुए अपने अर्थव्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से वो अपना विकास कर रहे थे। और 1917 से 1939 अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते हम देखते हैं कि रूस एक बहुत ही विकसित देश बन चुका था। दूसरा एक पॉइंट आता है आपका जन लोकतंत्र। जन लोकतंत्र क्या? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। जब कम्युनिस्ट नेताओं ने अपने देश की मिलीजुली सरकार में घुसकर उस पर अपना प्रभुत्व जमा लिया तो उसे जन लोकतंत्र कहा गया। इसका मतलब क्या हुआ? जब कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वहां वर्तमान सरकार में घुसकर या उसके साथ मिलजुल कर
सरकार को चला रहे हो, तो वैसी स्थिति हमारा जन लोकतंत्र कहलाता है। इसी से आगे समाजवादी लोकतंत्र है। समाजवादी लोकतंत्र क्या है? कम्युनिस्ट नेताओं ने जब अन्य पार्टी को हटाकर एकमात्र अधिनायकवाद स्थापित किया, तो उसे समाजवादी लोकतंत्र कहा गया। मतलब इसका अगला स्टेप, जो कम्युनिस्ट पार्टी ने अन्य पार्टी के नेता को हटा दिए और कंप्लीट रूप से वो ही सत्ता में आए, कोई अन्य पार्टी के नेता नहीं थे, अन्य विपक्ष के नेता नहीं थे, तो वह स्थिति हमारा समाजवादी लोकतंत्र कहलाया। इसके बाद दो ध्रुवीयता की स्थिति क्या है? तो सोवियत संघ, जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, ये संघ है। जैसा आप शब्द से ही देख रहे हैं, क्या संघ, सोवियत संघ मतलब रूस में अन्य 14 राज्य शामिल होकर सोवियत संघ का गठन किए थे। तो सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे। इन्हीं 15 गणराज्य में से एक रूस था, जिसका सोवियत संघ में हर मामले में प्रभुत्व था। सोवियत संघ का यदि हम नक्शा देखें, तो सोवियत संघ का यही नक्शा है हमारे सामने। इसमें ये जो आप रेड वाला भाग देख रहे हैं, ये हमारा रूस है। आप देख सकते हैं भौगोलिक परिधि के अनुसार भी ये क्षेत्र हमारा बहुत बड़ा है। रूस हमारा बहुत बड़ा देश है भौगोलिक परिधि के अनुसार। इसका इसके साथ में अन्य 14 छोटे छोटे राज्य थे। तो जाहिर सी बात है कि रूस जब विकसित राष्ट्र था और ज्योग्राफी के रूप से बड़े थे, तो इनका प्रभुत्व इस संघ में रहेगा ही रहेगा। तो सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे? कुल 15 गणराज्य थे। अब वो 15 गणराज्य कौन कौन सा था? तो पहला रूस था, दूसरा एस्टोनिया था, तीसरा लातविया था, चौथा लिथुआनिया था, पांचवा बेलारूस था, छठा यूक्रेन, सातवां मोल्दोवा, आठवां जॉर्जिया, नौवां आर्मेनिया, 10वां अजरबैजान, 11वां कजाकिस्तान, 12वां उज्बेकिस्तान, 13वां तुर्कमेनिस्तान, 14वां किर्गिस्तान, 15वां ताजिकिस्तान, छठा ये यूक्रेन। अभी वर्तमान की जो घटना 2 साल से चली आ रही है, आप लोग भी जानते होंगे, क्या यही रूस और इसी यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जो इसका पड़ोसी मुल्क है। यदि आप यहाँ से देखिएगा, तो रूस ये है और यूक्रेन आपका ये है। इसी दोनों देश के बीच में वर्तमान में भी युद्ध चल रहा है। कार्यकाल की हम तो आपको पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो फिर से एक बार देख लेते हैं सोवियत संघ का नेतृत्व कैसा था, जिसके कारण क्या उन्होंने इतना ज्यादा विकास किया। और फिर उस नेतृत्व में आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या इतना विकसित राष्ट्र अंत में आके उस समाप्त हो जाता है, अंत हो जाता है उसका। जैसे पहला कार्यकाल है आपका लेनिन का 1917 से 1924, यहाँ पे ही समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। सोवियत प्रणाली यहीं पे लागू किया गया। दूसरा, लेनिन के बाद हमारे आते हैं स्टॉलिन, 1924 से 1953 तक। इन्होंने अपना एक नीति चलाया जिसको हम लोग कहते हैं स्टॉलिनवाद। यानी इन्होंने अपना एक अलग विचारधारा चलाया, और इस विचारधारा के साथ ही रूस में यदि कहा जाए, तो पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट की पकड़ बनी। पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट की सरकार की स्थापना स्टॉलिन के नेतृत्व में यही हुआ। इसके बाद कार्यकाल आता है क्रुश्चेव का, 1953 से 1964। इन्होंने डी स्टॉलिनीकरण की नीति अपनाई। डी स्टॉलिनीकरण क्या है? स्टॉलिन ने जो अपना स्टॉलिनवाद चलाया था, उसके अपोजिट ये चले, जिसे डी स्टॉलिनीकरण कहा जाता है। इसके बाद कार्यकाल है ब्रेजनेव का, 1964 से 1982। फिर एंड्रोपोव का 1982 से 1983। चर्नेनकोव का 1983 से 1985। गोरबाचोव का 1985 से 1991। 80 के दशक के मध्य में, यानी 1985 की बात करें, तो 1985 में सोवियत संघ में गोरबाचोव राष्ट्रपति के रूप में स्थापित हो चुके थे। गोरबाचोव ने देखा क्या हमारी जो देश है, या समाजवादी कुल के जितने भी देश हैं, वो धीरे धीरे पश्चिमी देशों की तुलना में या पूंजीवादी देशों की तुलना में पिछड़ते जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारा कारण है, जो आगे हम चर्चा करेंगे। इनके कार्यकाल से सुधार होना शुरू हुआ, और इन्हीं के कार्यकाल में आके सोवियत संघ का विघटन होता है। इसी विघटन की स्थिति को हम लोग दो ध्रुवीयता के अंत के नाम से जानते हैं। इसके बाद का स्थिति नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे। धन्यवाद।